नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यारा तापी में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की रखी आधारशिला। कहा, वंचितों आदिवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम कर रही है सरकार। गुजरात में 100 में से 100 घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का किया है काम। वलसाड में आदिवासी भाई बहन करने लगे हैं काजू की खेती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के 964 करोड़ रुपए के कर्ज किए माफ। विदर्भ, मराठवाड़ और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्रों में 2800 स्वयं सहायता समूह बनाने की विधि मंजूरी। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खांडसारी इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया को बनाया आसान। गन्ना किसानों को बाजार का नया दिया विकल्प। नई खांडसारी नीति के तहत अब तक 284 इकाइयों को दिए जा चुके हैं लाइसेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1250 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 32,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की मदद से किसानों ने खेती में किया बदलाव। मक्का, गेहूं, सेब, फलों की जगह अखरोट की कर रहे हैं खेती। बागवानी विभाग ने किसानों को दिए अखरोट के पौधे। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास पहाड़ी क्षेत्र के अधिकतर गरीब किसान कृषि पर हैं निर्भर। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री ने गुजरात के व्यारा तापी में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की आधारशिला रखी है। उन्होंने सापुतारा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की सड़क के सुधार के साथ ही संपर्क रहित मार्गों के निर्माण का भी शिलान्यास किया। जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें तापी और नर्मदा जिलों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की जल आपूर्ति परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भाजपा की सरकार वंचितों आदिवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है और बीते वर्षों में स्कूल, अस्पताल, घर सभी क्षेत्र में काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यारा में कहा कि आदिवासी भाई बहनों के पास मुश्किल से 1 बीघा या 2 बीघा जमीन होती है और वो भी खड्डे गड्ढे वाली या पहाड़ों के पास। अब ऐसी स्थिति में किसानों को थोड़ी बहुत मेहनत करके बाजरा, पके और पेट भरने जितना भी नहीं मिलता था। सरकार ने उसकी चिंता को समझते हुए बाड़ी योजना लेकर आए और आज भी वलसाड की ओर के क्षेत्र में जाते हैं तो छोटी सी जमीन पर आदिवासी भाई बहन काजू की खेती करने लगे हैं। आम, अमरूद हो या नींबू, चीकू, ऐसे सारे फल का उत्पादन करने लगे हैं और गोवा के सामने टक्कर लेने वाली ऐसे काजू की खेती आदिवासी भाई बहन कर रहे हैं। इस बाड़ी प्रोजेक्ट ने सारा जीवन परिवर्तन कर दिया है और आदिवासी भाई बंजर जमीन पर फल पकाते हैं। वो बांस की खेती करने लगे हैं। इस बाड़ी प्रोजेक्ट से आदिवासी लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। आदिवासी भाइयों के लिए समस्या भी कैसी है? सबसे ज्यादा बारिश वहां होती है किंतु पानी बहकर चला जाता है और गर्मी के मौसम में पीने तक का पानी नहीं मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि बिजली की तरह सरकार हैंडपंप लगाए। ये आज पानी की ग्रिड बन रही है। सरकार ने पानी को ऊंचाई पर ले जाकर आदिवासियों के दूर गांवों तक नहरों का लीप इरिगेशन करके पूरा नेटवर्क बिछाया है और पानी पहुंचाने का काम किया है। और डाबा काठा कैनाल के लिए आदिवासी भाइयों के लिए कितनी कठिन बात होती थी। कैनाल के डाबा काठा से पानी उठाकर आदिवासी भाइयों और किसानों को सरकार ने पानी दिया है और इसी वजह से 3-3 उपज होने लगी हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए की इस योजना का लाभ किसान भाइयों को मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था गुजरात में 100 में से 25 घर ऐसे थे जहां घर में पानी आता था। हैंडपंप भी दूर दूर थे और आज गुजरात में भूपेंद्र भाई की सरकार ने जो मेहनत की है, जिस काम की मैंने शुरुआत की थी, आज गुजरात में 100 में से 100 घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का काम किया गया है। इस पर काफी काम हो गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के 964 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विदर्भ, मराठवाड़ और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्रों में 2800 स्वयं सहायता समूह बनाने को भी मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक विकास विभाग 1500 अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देगा। इसी तरह कैबिनेट में जून 2020 तक दर्ज सभी राजनीतिक और सामाजिक मामले वापस ले जाने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि भूमि विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों के 964 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई है। इसका फायदा 7 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि जिन किसानों ने नियमित कर्ज अदा किया है, ऐसे 7 लाख किसानों के खातों में 2500 रुपए जमा करवाए गए हैं। अति बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे प्रभावित किसानों को तत्काल मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि यह सरकार किसानों की है, उनके लिए काम कर रही है।
खांडसारी इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया को आसान कर योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बाजार का एक नया विकल्प दे दिया है। इससे स्थानीय स्तर पर निवेश तो होगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। चीनी उद्योग एवं गन्ना किसान विभाग के अनुसार नई खांडसारी नीति के तहत अब तक 284 इकाइयों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। इनके लगाने में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही 32,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। इन सभी की कुल पेराई क्षमता 73,550 TCD होगी। ये 500 TCD के करीब 15 चीनी मिलों के बराबर है। इस तरह से इस नई नीति से एक साथ कई लाभ हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार निवेश के साथ चीनी मिलों पर पेराई का बोझ कम होना एवं भुगतान जैसे संवेदनशील मुद्दे का घटना बोनस जैसा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के करीब 65 लाख किसान परिवार गन्ने की खेती से जुड़े हैं। इतनी संख्या होने की वजह से गन्ने की पेराई एवं भुगतान एक बेहद संवेदनशील मामला रहा है। योगी सरकार ने आते ही गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी हल के लिए पहल की। इसकी क्रम में खांडसारी नीति में भी बदलाव किया गया। पहले किसी चीनी मिल से किसी खांडसारी इकाई की 15 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए थी। योगी सरकार ने इस दूरी को आधा कर दिया है। पहले से स्थापित खांडसारी इकाइयों के पूर्ण संचालन के लिए निःशुल्क लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था की गई। नतीजा सामने है। यही नहीं, गन्ने के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के मकसद से मुजफ्फरनगर और लखनऊ में गुड़ महोत्सव का भी आयोजन कराया गया। हरियाणा सरकार नदियों में हो रहे प्रदूषण को कम करने और पूर्ण उद्धार करने के लिए दिसंबर तक 39 STP को अपग्रेड करते हुए पूरी क्षमता के साथ संचालित करेगी। इसके अलावा सीवरेज के नालों की सफाई व प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के नमामि गंगे योजना के तहत एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी, ताकि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि से सीवरेज के नालों की सफाई व प्रदूषण को कम किया जा सके। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने नदी कार्य योजना के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी अनुपचारित अपशिष्ट नदियों और नालों में न बहाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि STP और CETP में अनुपचारित अपशिष्ट जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल प्रदूषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहरों और नदियों को दूषित होने से बचाना अधिकारियों का नैतिक दायित्व भी है। उन्होंने अधिकारियों को सीवर लाइन बिछाने की सख्ती से निगरानी करने और समयबद्ध तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि खग्गर कैचमेंट क्षेत्र के विभिन्न शहरों में 589 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे 553 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है और 2 शहरों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम भी दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह 1636 किलोमीटर में से यमुना कैचमेंट में 1477 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है और शेष 3 शहरों में सीवरेज लाइन बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बुधल प्रखंड के दूर दराज क्षेत्रों में किसानों ने अखरोट की खेती शुरू की है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास इस पहाड़ी क्षेत्र के अधिकतम गरीब किसान कृषि पर निर्भर करते हैं और मक्का, गेहूं, अखरोट, सेब और अन्य फलों की पैदावार करते हैं। लेकिन अब इन्होंने अपनी खेती में बदलाव शुरू कर अखरोट की खेती की है। बागवानी विभाग ने किसानों को अच्छे किस्म के अखरोट के पौधे उपलब्ध कराए हैं ताकि इनकी पैदावार में वृद्धि हो। किसानों को आगामी सत्र में बुधल और राजौरी के विभिन्न नर्सरियों से 10,000 ग्राफ्टेड अखरोट के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान सेब, अखरोट और अन्य फलों की आसानी से बिक्री के लिए बुधल प्रखंड मुख्यालय में फल मंडी की भी मांग कर रहे हैं। अखरोट अब हार्वेस्टिंग हो रही है, जहाँ जहाँ से हमें रिपोर्ट्स आ रही, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है। तो इंशाल्लाह ये पिछले साल के मुकाबले में 10-20% और ज़्यादा है और आने वाले वक्त में जब हमारा ये जो पिछले 2-4 साल की मेहनत है फील्ड में, तो इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि अब लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले तो हम बड़ी मुश्किल से कैंप करते थे, सारा कुछ लोगों के पास जा के, लेकिन अब खुद लोग हर जगह से हमारे पास पहले ही डिमांड आ जाती है, जी इस साल हमने अखरोट लगाने हैं, इस साल पिका नट लगाने हैं, इस साल हमने स्टोन फ्रूट लगाने हैं। तो हमने इसमें हमारी जो नर्सरी हैं उसमें भी काफ़ी मेहनत करके हमने हमारे साज में, सिहोट में, बुद्धल, रजौरी में, यहाँ आप देखो ये हम वालनट पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हमारा इस साल से भी हमारा कोई 8-10 हज़ार ग्राफ्टेड वालनट अवेलेबल है।
यहाँ पर आ जाए तो बहुत ही बड़ा फायदा होगा। और लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि यहाँ एक फ्रूट मंडी होनी चाहिए, ताकि जिससे जो है बाहर के लोगों को भी फायदा हो और मकामी जो मजदूर लोग हैं और ठेकेदार लोग जो हैं उनको भी ताकि काफी फायदा हो और अपने जो है रोजगार अच्छा से अच्छा चल सके। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसान सभा के बहाने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राजस्थान में इस बार 8,000 करोड़ मैट्रिक बाजरे का उत्पादन होगा। यदि समय पर खरीद नहीं हुई तो इस बार 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी देने आई है कि या तो समय पर बाजरा खरीद ले, वरना लक्ष्मणगढ़ की रैली तो यही कह रही है कि कांग्रेस राजस्थान से बिना भाव ही चली जाएगी। हिंदुस्तान का सर्वाधिक बाजरा होता है और उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की मांग है, जो राजस्थान की सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। पड़ोसी राज्यों में खरीद भी हो गई और उसके भाव के अंतर की भुगतान भी वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो पहला इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शेखावाटी का, जहाँ बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और इसलिए ये प्रमुख मांग थी। चुनाव से पहले केसीआर ने तेलंगाना के दलितों से ये वादा किया था कि वो उनको 3 एकड़ जमीन देंगे। चुनाव हो गए, केसीआर जीत भी गए, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी तेलंगाना के सभी दलित परिवारों को अभी तक 3 एकड़ जमीन नहीं मिली है। पेश है तेलंगाना के जिला मेदक से यह खास रिपोर्ट। बदहवास का अपने कागज दिखा रहा है रमेश। मदुरी तेलंगाना के जिला मेदक के गांव रेड्डीपल्ली का रहने वाला है। दलित समुदाय से आने वाले रमेश के पिता गुजर गए हैं। घर में माँ, बीवी और 2 बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर ही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने वायदा किया था कि वो हर दलित परिवार को 3 एकड़ जमीन देंगे, ताकि उस जमीन पर ये लोग खेती कर अपना पेट पाल सके। लेकिन करीब 8 साल गुजर गए और रमेश के परिवार को आज तक जमीन मिलना तो दूर, उसके दर्शन भी नहीं हुए। रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगाकर रमेश की चप्पलें घिस गईं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। ताज्जुब की बात यह भी है कि उसके स्वर्गीय पिता के नाम पहले 1 एकड़ खेत था। अब राज्य सरकार ने विकास के नाम पर उसमें से आधी से ज्यादा जमीन ले ली। आप समझ सकते हैं कि 3 एकड़ का वायदा किया वो तो मिली नहीं, अलबत्ता जो 1 एकड़ जमीन उसके पास थी उसमें से भी आधी से ज्यादा राज्य सरकार ने ले ली। किधर भी आपको काम भी हमको नहीं मिला है। 3 एकड़ बोला है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और क्या है, ये जमीन खाली रहे तो भी 3 लाख ऐसा देता हूँ घर बनाने के लिए, वो भी बोला है ना, वो भी कुछ नहीं है अभी तक वो नहीं आया। रेवेन्यू ऑफिस इसके लिए दलित बंद 3 एकड़ के लिए कुछ अभी तक बोला नहीं है, लेकिन ये हमारा जमीन खुद 1 एकड़ था वो भी गया है। रमेश की मां 68 साल की है। बुढ़ापे में बेटी की मजदूरी का ही सहारा है। जिस दिन मजदूरी मिल गई तो परिवार का पेट भर गया, नहीं मिली तो सिर्फ फाका। मेदक के ही चेंगुड़ा ब्लॉक के साईं बाबा भी दलित हैं और पेशे से टेलर की दुकान पर मजदूरी करते हैं। परिवार बड़ा है लेकिन उसको चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं हाथों पर है, जिनसे कपड़ा सिल रहा है। जब हम इनके घर पहुंचे तो साईं बाबा ने अपने हर कागज दिखाए, सरकारी ऑफिस में लगाई गई एप्लीकेशन भी दिखाई, अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाया और आखिर में यही बोला कि केसीआर ने हमको ठग लिया। दलितों के नाम पर बातें तो बहुत केसीआर ने की, लेकिन कभी दलितों का ध्यान नहीं रखा। मेदक जिले के दलित समाज से आने वाले सभी लोगों ने ये कहा कि उन्हें अभी तक 3 एकड़ जमीन नहीं दी गई, जबकि पूरे देश में केसीआर अपनी योजनाओं का गुणगान करते रहते हैं। पहली बात तो सरकार आने से पहले केसीआर बोले कि एससी वाले को 3 एकड़ भूमि जमीन दे दे करके बोले, मगर अभी तक वो जमीन दिया नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग ऑफिस में भी घूम घूम के थक गए, मगर अभी तक जमीन के बारे में कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। कुछ भी बोले तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में करके बोला। हम लोग को एक जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग खाली मेहनत करके खा के जीने वाले आदमी लोग हैं, टेलर के काम करके कहाँ जी रहे हैं हम लोग। और इसके बाद केसीआर बोले हर एक आदमी को 10 लाख रुपए देंगे, बोले एससी वालों को। ये जमीन का ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 10 लाख रुपए वहाँ कहाँ से देंगे इन्होंने। इसलिए केसीआर पूरे झूठ बोल रहे हैं और पूरे गलत बात कर रहे हैं और दलितों को पूरा दबाने के काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। दलितों को पूरा परेशान करने के काम है, कुछ भी नहीं है।
शेंगुटा ब्लॉक में करीब 28 गांव ऐसे हैं जहां दलित आबादी रहती है, जिनमें करीब 20,000 लोग दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ किसी को 3 एकड़ जमीन मिली हो। राज्य के ये हालात तब हैं जब सिद्दीपेट जिले की गजवेल विधानसभा से केसीआर चुनाव लड़ते हैं और मेदक जिला उसी से लगा हुआ है। लीडर यहाँ लोकल का दलितों के लिए 8 साल के पहले हम लोगों को पहले सीएम करते बोला, एक दलितों को सीएम वो नहीं करा हमें। वो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल 3 एकड़ लैंड देता बोला, 3 एकड़ दलितों को वो भी नहीं दिया। उसका बाकी का कोशिश रहे पूरा। और नया क्या बोल रहा अभी दलिता बंद देता बोल के सबको तेलंगाना में सब दलितों को हर एक नंबर तीसरा ये दलिता बंद देता बोल के ये भी नया हमें दे रहा। अब तक 3 हो गए, अब तक किसको भी दलिता बंद नहीं आया। 3 एकड़ एक मेरा गांव में 3 एकड़ नहीं आया और एक दलित सीएम नहीं बना। और 150 का अम्बेडकर का स्टैचू बना था हैदराबाद में बोल के वो भी एक हामी दिया। अभी 8 साल के उसका 2 बार गवर्नमेंट आया, एक हामी भी हमारा गांव में हमारा मंडल में उसका कुछ भी नहीं दिया। और इन लोगों की कहानियां केसीआर के दलित प्रेम को दिखाती हैं कि केसीआर का दलित प्रेम किस तरह का है। शुरुआत में 3 एकड़ जमीन हर दलित परिवार को देने का वायदा केसीआर ने किया था, लेकिन 8 साल गुजर गए, दलित परिवारों को वो जमीन नहीं मिल पाई। इसके बाद एक और वायदा किया गया कि दलित परिवारों को 10 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। आप समझ सकते हैं कि ये कैसा दलित प्रेम है कि 3 एकड़ जमीन अभी मिली नहीं, एक दूसरा वायदा कर दिया कि 10 लाख रुपए प्रति परिवार को दी जाएगा। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेदक। और अब बात मंडी भाव की, आइए देखते हैं 11 देश भर की मंडियों के भाव। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट पर गुजरात की राजकोट मंडी में 19 अक्टूबर को अरहर का भाव 6,500 रुपए रहा, जो कि 20 अक्टूबर को 400 रुपए के उछाल के बाद 6,900 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 19 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 10 रुपए बढ़कर 6,660 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,650 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 19 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 4,450 रुपए। 20 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली कमी आई और भाव 4,445 रुपए पर आ गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस बार अरहर की उपज में 5,40,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 38,90,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी पैदावार 44,30,000 टन रही थी। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में सुस्ती देखी गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,290 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 40 रुपए गिरकर 2,250 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 19 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,415 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली नरमी के बाद 2,410 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2,410 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 10 रुपए की कमी के बाद 2,400 रुपए रह गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 20 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 22 रुपए गिरकर 2,225 रुपए पर हुए, जबकि 19 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 2,247 रुपए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है।
और अब बात मौसमी खेती की। किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में पकी धान की कटाई कर लें और कपास की पकी फसल की भी तोड़ाई जारी रखें। यहाँ मूली, शलजम और गाजर की बुआई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी मैदानी हिस्सों में टमाटर और मटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के मक्का किसान पकी फसल की कटाई कर लें। इस समय यहाँ उड़द, मटर, सरसों और गन्ने की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान भी कपास की पकी फसल की तोड़ाई जारी रखें। हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में धान और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी हिस्सों में फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। इस समय यहाँ सरसों और उड़द भी बोई जा सकती है। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड अंचल में उड़द और मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। बिहार के दक्षिण जलोढ़ अंचल में मटर और आलू की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में उड़द, मूंग और सोयाबीन की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के बस्तर पठारी अंचल में मक्के की बुआई की जा सकती है। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी हिस्सों में गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ पालक, मूली और मटर की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान अलसी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी हिस्सों में मूंगफली की पकी फसल की खुदाई जारी रखें। यहाँ मूंग, उड़द और चने की बुआई की जा सकती है। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, ग्वार और टमाटर की बुआई की जा सकती है। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी हिस्सों में धान और दलहन की कटाई कर लें। धान की कटाई के बाद यहाँ के किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने बाबा केदारनाथ धाम में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया।
प्रधानमंत्री ने 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। केदारनाथ रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा। प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर देश की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश भर के पुलिसकर्मी अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार पुलिसकर्मियों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुलिस जनों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। असम सरकार ने राज्य के 8 जिलों और 1 सब डिवीजन में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 अफ्स्पा की अवधि और 6 महीने बढ़ा दिए। ये आदेश 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में 2119 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2582 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। देश में अब तक 219.50 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,63,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। अयोध्या में चली आ रही दीप उत्सव की परंपरा इस बार भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जाएगी। अयोध्या में 3 दिवसीय अयोध्या दीप उत्सव समारोह शुरू हो रहा है। इस बार करीब 70 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का लक्ष्य तय किया गया है। और अब एक बार फिर से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्यारा तापी में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों की रखी आधारशिला। कहा, वंचित आदिवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम कर रही सरकार। गुजरात में 100 में से 100 घरों में पाइप से पानी पहुंचाने का किया है काम। वलसाड में आदिवासी भाई बहन करने लगे हैं काजू की खेती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के 964 करोड़ रुपए के कर्ज किए माफ। विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्रों में 2800 स्वयं सहायता समूह बनाने को भी दी मंजूरी। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खांडसारी इकाइयों को लगाने की प्रक्रिया को बनाया आसान। गन्ना किसानों को बाजार का नया दिया विकल्प। नई खांडसारी नीति के तहत अब तक 284 इकाइयों को दिए जा चुके हैं लाइसेंस। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 1250 करोड़ रुपए का होगा निवेश। 32,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की मदद से किसानों ने खेती में किया बदलाव। मक्का, गेहूं से फलों की जगह अखरोट की कर रहे हैं खेती। बागवानी विभाग ने किसानों को दिए अखरोट के पौधे। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पहाड़ी क्षेत्र के अधिकतर करीब किसान कृषि पर है निर्भर। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। बदलते भारत की शान।